क्या शुएब अख्तर में कोई जिन आ गया है? क्या उन पे किसी आसेब का साया है? क्यों वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड पे। इसके अलावा आज बात करेंगे 3 पीएसएल मैचेस के बारे में। मैं हूं उमैर चीमा और आप देख रहे हैं बाउंड्री ब्रेकर्स। कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। कोयटा ने पहले बैटिंग की और 155 रन किए, जिसको पेशावर ने आराम से ही चेस कर लिया। इस मैच में सिर्फ 2 प्लेयर्स की बात करनी बनती है। एक तो है चचा, क्योंकि चचा ने की एक बहुत ही शानदार 50। आप सबको ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि 50 मेनिया जो है ना वो शुरू होने वाला है। और इसके अलावा जो अच्छी एक परफॉर्मेंस थी वो थी हसनैन की। ऐसे लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में सिर्फ एक प्लेयर ही खेल रहा है पेशावर ज़ल्मी के 11 प्लेयर्स के अगेंस्ट। हसनैन ने जो बॉलिंग की, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की थी। अकेली जंग पेशावर के साथ जो वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। ये अपने ना तमाम फास्ट बॉलर्स की नजर वजर उतारनी चाहिए कि बॉयज जो है ना बड़ी ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पहले यंगस्टर्स ने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बहुत अच्छी बॉलिंग की और अब हसनैन और नसीम शाह भी अपनी ग्रूज में आ रहे हैं। हसनैन ने इस मैच में 17th ओवर मेडन किया वहाब रियाज को। वाला हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जब से वहाब रियाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं, कभी तो उन्हें 6 छक्के पड़ रहे हैं ओवर में, कभी वो वाइडे करा रहे हैं, नो बॉल्स करा रहे हैं, विवर्ड बॉलिंग। और आज चेरी ऑन द टॉप जो है वो उन्होंने 17वां ओवर मेडन खेला, जबकि टीम जो है उस वक्त चेस कर रही थी। वो तो स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं था जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई पेशावर ज़ल्मी को, और वो जो अपना टारगेट है आसानी से चेस करने में कामयाब हो गए। ऑन अनदर डे अगर ये मेडन किसी और सिचुएशन में खेला होता तो लग पते जाने से। फिर समरी ऑफ द मैच 155 का टारगेट जो है पेशावर ज़ल्मी ने आराम से पूरा कर लिया। 4 विकेटों से वो मैच जीते और अभी 8-9 बॉलें बची हुई थी। सो इन द एंड कस्टमरी कोयटा ग्लैडिएटर्स परफॉर्मेंस, जिसमें सिर्फ एक ही प्लेयर परफॉर्म करता है। पिछले मैच में गप्तिल की 100 थी जिन्होंने इनको बचा लिया। उस एक 100 की वजह से ये मैच जीत गए। आज हसनैन ने कोशिश की वो लोन परफॉर्मेंस देने की और एक परफॉर्मेंस की बेस पे पूरा मैच निकालने की, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो सका। स्कोर 155 का जो स्कोर था बहुत थोड़ा स्कोर था। मूविंग ऑन टू लाहौर वर्सेस कोयटा। ये 2-3 दिन जो कोयटा के लिए ना बहुत ही भारी गुजरे हैं। पहले पेशावर के अगेंस्ट कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं किए, बुरी तरह से मैच हार गए। उसके बाद टीम की जो प्लेटिनियम पिक थी हसारंगा, उसको बोर्ड ने एनओसी नहीं दी, सो वो टीम स्क्वाड नहीं आके ज्वाइन कर सके। और उसके बाद लाहौर ने बड़ी ज्यादती की। अब मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 दिन किसी टीम के इतने ब्रूटल गुजरे होंगे पीएसएल में। और ना सेकंड थॉट, अभी हमने कराची के मैच की बात नहीं की है, सो मे भी हमारा ओपिनियन कि किसके साथ ज्यादा ज्यादती हुई है डाउन द रोड जाके चेंज हुई है। सो होल्ड ऑन टू दैट थॉट फॉर अ सेकंड। लाहौर इस मैच में पहले बैटिंग कर रहे थे और ताहिर बेग और फखर जमान की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से लाहौर 199 रन करने में कामयाब हुआ। द स्टोरी ऑफ दिस पीएसएल हैज टू बी द इमर्जिंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने पहले देखा है सानुल्लाह को, सैम अयूब को, मोहम्मद हारिस को, और इस मैच में हमें देखने को मिले ताहिर बेग। मैच का ओपनिंग ओवर हफीज करने आए। उस ओवर में हफीज को 2 चौके और 1 छक्का मारा। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है ताहिर बेग के लिए कि सीनियर्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये थोड़ा सा ज़रा ज्यादती की आपने। हफीज हमारे बड़े ही सीनियर प्लेयर हैं, तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखें, थोड़ा सा प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें और ऐसे ही रन मारते रहें। 99 का टारगेट कोयटा के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ और शाहीन की बनाना स्विंग देखकर तसल्ली हुई कि शादी के बाद भी बॉयज क्रिकेट खेलना नहीं भूले, वरना शादाब और हारिस रऊफ को देख के तो थोड़ी सी परेशानी ही होनी शुरू होगी। तो होपफुली शादाब और हारिस रऊफ भी अब एक परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और कलंदर का बॉलिंग अटैक इस टूर्नामेंट का शायद सबसे ही खतरनाक बॉलिंग अटैक है। अब इस अटैक में राशिद खान भी शामिल हो चुके हैं। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, राशिद खान और सिकंदर रजा। इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट। इस बॉलिंग लाइनअप के होते हुए ये टारगेट कोयटा के लिए चेस करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन था। लाहौर ने ये मैच 63 रन से जीती। सो मूविंग ऑन टू गेम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, मुल्तान वर्सेस कराची। ये वैसे ना मैडी बाई भी ना अल्टीमेट किस्म के ट्रोल है। मतलब पहले तो टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला कर लिया, हालांकि पिछला मैच जो है वो पहले बैटिंग करके जीते थे। और 3 मैचेस में कराची को इतना पास लाकर, ऐसे हल्की सी जीत की झलक दिखलाकर फिर मैडी भाई कहते हैं ना 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 आज नहीं। और कराची के फैंस, मैं आप लोगों की आजमाइश समझ सकता हूँ कि इतना हार्ड फॉट मैच, इतने 3 क्लोज मैच आके आप हारे, लेकिन आई गेस आमिर को टीम में रखने की कोई तो सजा बनती है। मुल्तान बैटेड फर्स्ट एंड नो प्राइज फॉर द गैस। रिजवान बैटेड वेल अगेन। मतलब मैच तो पहले ही जीत रहे थे, 50 भी मार रहे थे, एक 100 ही रह गई थी
तो मोहम्मद रिजवान ने सोचा कि इस मैच में ना जरा वो भी कर लिया जाए। ये रावचंडी रिजवान जो है ना, ये क्रिकेट खेलने नहीं आते, ये चाय पीने आते हैं। इट्स दैट इजी फॉर हिम। शान मसूद की 50 और रिजवान की 100 की बदौलत मुल्तान 196 का हदफ देने में कामयाब हुआ कराची को। इसका आगाज कराची ने बहुत ही जारहाना तरीके से किया। पहले 6 ओवरों में 72 रन बनाने में कामयाब हुए बगैर किसी विकेट गंवाने के। जेम्स विंस ने 20 बॉलों पे 50 की, जो कि इस साल PSL की सबसे तेज तरीन 50 है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है कराची के जवाल का वक्त, और ये जवाल का सारा क्रेडिट जाता है हैदर अली को। हैदर अली ने जो विंस को रन आउट कराया ना, मतलब कि कराची के फैंस को जो गुस्सा आया होगा ना उस पॉइंट पर, मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ। उस मैच सिचुएशन पर हैदर अली को अपनी विकेट सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी, और जिस तरह जेम्स विंस खेल रहे थे और जिस तरह तमाम बॉलर्स की धुलाई कर रहे थे, मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ी देर और रुके रहते विकेट में तो ये मैच जरूर कराची जीत जाती। Nonetheless, an amazing innings from James Vince, और मुल्तान शुड से थैंक्स टू हैदर अली, क्योंकि हैदर अली ने ना सिर्फ उनको रन आउट करवाया बल्कि उनको रन आउट करवाने के बाद खुद भी फौरन ही आउट हो गए। तो आई गेस डबल वैमी। ये हैदर अली कहीं टीम कराची में एजेंट मजनू तो नहीं है? इसके बारे में थोड़ा कुछ पता करवाना पड़ेगा। बाय ऑल कैलकुलेशंस, बाय द टाइम ये गेम आखिरी 2 ओवर में पहुंचती है, कराची ये मैच तकरीबन हार चुका होता है। 9 बॉलों पे 37 रन चाहिए होते हैं, और उसके बाद इमाद भाई ऑन करते हैं गॉड मोड। 19वें ओवर की आखिरी 3 बॉलों में 2 छक्के मारते हैं इलियास को, और आखिरी ओवर में 23 रन चाहिए होता है। पहली बॉल अब्बास अफरीदी नो करवाते हैं, जिसमें इमाद एक छक्का मारते हैं। 9 पे छक्का खाने के बाद अब्बास अफरीदी थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, 1-2 वाइडे डालते हैं और एक बेन कटिंग से भी छक्का खाते हैं, और इक्वेशन आ जाती है 6 रन 4 बॉलों। बेन कटिंग 1 बॉल मिस करते हैं, उसके बाद आउट होते हैं। 2 पे 6 रन चाहिए होते हैं, और कराची ये रन नहीं कर सकती। व्हाट अ हार्ट ब्रेक। वंस अगेन कराची के फैंस, मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप हिम्मत नहीं हारें। जो मनूसियत आमिर की वजह से टीम में है, जल्द ही वो टीम से हट जाएगी। उसका इफेक्ट जो है मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है। हर गुजरते हुए मैच के साथ उसका इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है। सो विक्ट्री इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बस उम्मीद करें कि कराची ऐसा ही खेलता रहे, बस थोड़ा सा इससे और अच्छा खेले। ऐसा तो ना खेले, क्योंकि ऐसा खेलने से तो 2-3 रन शॉर्ट आ रहे हैं। सो जैसा खेल रहे हैं ऐसा खेल रहे हैं, प्लस थोड़ा सा इससे अच्छा खेल। हमारे एक सुपरस्टार है शुएब अख्तर। आजकल उनका दिमाग कुछ चल नहीं रहा, अजीब ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं बाबर सुपरस्टार नहीं है, जब तक इसको अंग्रेजी नहीं आ जाएगी तब तक सुपरस्टार नहीं बनेगा। ऐसी बहकी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर। मेरी थ्योरी ये है कि वो जो जिन था ना, जो पहले आमिर में था, वो समहाउ निकल के ना शुएब अख्तर में चला गया। मतलब हैट्स ऑफ टू कराची मैनेजमेंट कि उन्होंने वो वाला जिन मैनेज कर लिया, क्योंकि आमिर का जो जिन है ना वो बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही जिद्दी किस्म का जिन है। उस जिन को ना सिर्फ आमिर से निकालना बल्कि उसे शुएब अख्तर में ट्रांसफर कर देना, मतलब कि कमाल है गाइस, कमाल है। सलूट आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसी बातें शुएब अख्तर कर रहे हैं ना, ये बातें किसी आसेब के साये में की जा सकती हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदा, सोचने समझने वाला बंदा, जिसने क्रिकेट देखी हो, जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ हो, वो ऐसी बात तो नहीं कर सकता। मतलब बाबर का काम क्रिकेट खेलना है, अंग्रेजी बोलना नहीं है। और जिस तरह के सुपरस्टार शुएब अख्तर थे ना, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं भी आपको बस ना एक छोटी सी लिस्ट देता हूँ कि इनके जो सुपरस्टार्स के जो अचीवमेंट लिस्ट है ना, उनको जरा आप देखें। मेरे ख्याल में ना इस टॉपिक के लिए हमें अलग से एक डिफरेंट एपिसोड चाहिए। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आई विल कम अप विद एन एपिसोड जिसमें हम शुएब अख्तर का कैरियर जिक्र करेंगे। लेकिन आज आपको बस थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखा के जाता हूं कि हमारे पास किस तरह का मवाद है शुएब अख्तर के बारे में बात करने के लिए। 1996 बिफोर डेब्यू पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे शुएब अख्तर। इनको टीम से वापस भेज दिया गया डिसिप्लिन इश्यूज पर। इसकी वजह से ये 1 साल तक अपना डेब्यू नहीं कर सके, और इवेंचुअली उन्होंने अपना डेब्यू किया 1997। मार्च 2000 बैंड फॉर 1 ODI फॉर डिसिप्लिन इश्यूज। नवंबर 2002 बॉल टेम्परिंग की वजह से 3 मैचों का बैन लगा। नवंबर 2002 में ही स्पेक्टेटर पे बोतल फेंकते हुए नजर आए, उसकी वजह से एक और मैच का बैन लगा। बॉल टेम्परिंग वाली आदत छोड़ी नहीं, मई 2003 में एक दफा फिर बैन हुए बॉल टेम्परिंग की वजह से। अक्टूबर 2003 पॉल एडम्स को गालियां निकालने की वजह से फिर बैन लगा। मार्च 2004 एक झूठी इंजरी का बहाना कर इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं की। फील्डिंग के वक्त सारा वक्त अंदर बैठे रहे, लेकिन जब टीम की बैटिंग आई तो नीचे से बैटिंग करने आ गए और अच्छे छक्के चौके लगाते रहे और 50 रन किए। उस वक्त कोई इंजरी नहीं थी उन्हें, सिर्फ इंजरी उस वक्त थी जब बॉलिंग का टाइम था। तो ये है हमारे सुपरस्टार। अभी खत्म नहीं हुआ, द लिस्ट गोज ऑन, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कुछ चीजें हमने डिस्कस। 2006 टेस्टेड पॉजिटिव फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। 2007 वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 दिन पहले आसिफ को बल्ला मारा, जिसकी वजह से खुद भी सस्पेंड हो गए और आसिफ भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो जनाब ये है सुपरस्टार बिहेवियर। अगर ये सुपरस्टार बिहेवियर है ना,
तो हमें नहीं चाहिए ऐसा सुपरस्टार। हमने जैसे 90s और अर्ली 2000 गुजारे हैं ना शोएब अख्तर को देख देख के, मतलब आप दुआएं करते रहते थे कि यार ये 2-3 मैचेस एक साथ खेल ले। कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था शोएब अख्तर को बाहर जाने के लिए। कभी जो है इसके घुटनों में पानी भर जाता था, कभी इंजर्ड हो जाता था, कभी जो है ना डिसिप्लिन इश्यूज हो जाते थे। और अगर आप शोएब अख्तर की किताब पढ़ ले कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स, तो 400 पहले जो सफ़े हैं ना उन पे मैं लिखा हुआ है और एंड पे लिखा हुआ मैं शोएब अख्तर। तो इस तरह की पर्सनालिटी है भाईजान की। आई डोंट नो कि कैसे आप आके, आपका एक यंग प्लेयर है, आपका कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन ये अपने ही प्लेयर्स जो है ना पीछे से बैक में आके छुरा घोंप रहे हैं। सो बाबर आजम के लिए मैसेज है कि आप प्लीज ऐसे ये जो क्रेजी किस्म के जो प्लेयर्स हैं, ये जिनका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, इनको बातें करने दें टीवी पे। ये बस टीवी पे व्यूज के लिए और लाइक्स के लिए ऐसा सब कुछ बोलते हैं, सब टीआरपी की गेम है। तो बस आप ध्यान ना दें इनकी बातों पे, अपना करते रहें जो कर रहे हैं। जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड कीप स्कोरिंग। इसी तरह रन्स करते रहें और अपने बैट से जो अपने सब क्रिटिक्स हैं उनको चुप करवाएं, जैसे आपने कराची को चुप करवाया था पहले मैच में अपने बैट से। इसी तरह शोएब अख्तर को भी जरा थोड़ा सा चुप करवाएं। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।